अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर के फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 और ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डेटा बना लेते हैं इसका। इसके अंदर हमसे बोला हुआ है व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलेंडर। तो एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ है। एंगुलर मोमेंटम को एल से शो कराते हैं और मास दिया हुआ है 2.9 kg। और ये जो मास है ये एक सिलेंडर का मास है। और इसका रेडियस हमें दिया हुआ है जो कि है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100 से डिवाइड कराएंगे इस चीज़ को। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कराते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर्स। और हमारे पास इन्होंने वैन रोटेटिंग एट 1550 RPM यानी कि एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। RPM यूनिट से हमें पता चल रहा है कि ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये दी हुई है 1550। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है SI वो हमारे पास होता है रेडियन पर सेकंड। तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1550 RPM से रेडियन पर सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई कराना होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 से। ये रिलेशन है RPM से रेडियन पर सेकंड में जाने के लिए ये करना होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 162.315 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो यह हमारे पास बन गया है इस सवाल का डेटा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम सिलेंडर का निकालना है। उसका फार्मूला होता है L = I ओमेगा। सिलेंडर के लिए जो ये I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फार्मूला होता है 1/2 mr²। तो पहले इससे हमें ये I निकालना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पुट करेंगे और ओमेगा हमें पता है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास L आ जाएगा। तो हम इस फार्मूले को I की जगह पे पुट कर सकते हैं तो इसको हम ऊपर पुट कर देते हैं। तो ये ऊपर वाला हमारे पास बन जाएगा L = I की जगह 1/2 mr² और मल्टीप्लाइड बाय ये ओमेगा एज इट इज़ आ गया। सारी वैल्यूज़ हमें पता है, इनको हम पुट करते हैं। मास हमें दिया हुआ है 2.9 और R हमें गिवन है 0.2, स्क्वायर लगा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा गिवन है हमें। इसको हमने कन्वर्ट किया था 162.315 और इन सबको जब हम कैलकुलेटर में रखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9.414। यह आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम और इसका यूनिट होगा हमारे पास kgm²/s। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक और सवाल दिया हुआ है और उसका डेटा बनाते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं एट व्हाट एंगल डज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू इट्स हाइट। अच्छा, एट व्हाट एंगल का मतलब है एंगल पूछ रहे हैं कि किस एंगल पे हमारे पास रेंज और हाइट इक्वल हो जाएंगे। कंडीशन दी हुई है रेंज इक्वल हो जाएगी हाइट के बराबर प्रोजेक्टाइल की किस एंगल के ऊपर। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसके। सॉल्यूशन में हमें जो कंडीशन दी हुई है हम उसी को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और कंडीशन दी हुई है कि रेंज बराबर होनी चाहिए प्रोजेक्टाइल की हाइट के। तो रेंज का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। रेंज का हमारे पास फार्मूला होता है V0² sin 2θ/g। ठीक है, और हाइट का हमारे पास फार्मूला होता है V0² sin ²θ/2g। तो ये दोनों फार्मूले हम इनकी जगह पर पुट कर देंगे। तो R की जगह इसका फार्मूला V0² sin 2θ/g इज इक्वल टू, और H की जगह इसका फार्मूला V0² sin ²θ/2g। ठीक है, तो जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो कर लेंगे एंड देन यहाँ से हमारे पास थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। V0 से V0 कट गया स्क्वायर और G से ये वाला G कट गया। sin 2θ बच गया इज इक्वल टू sin ²θ/2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब sin 2θ हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ के।
ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। साइन 2 थीटा की जगह हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इसको पुट कर देंगे, ठीक है। और इक्वल्स टू, अब ये साइन स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इसको अलग से भी लिख सकते हैं आपकी आसानी के लिए 2 बार, ताकि ये इससे ये कट जाए, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या था 2, तो ये 2 आ गया। इस वाले 2 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये 2 ऊपर आके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 4 हो जाएगा। कॉस को हम नीचे भेज रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से एक साइन बचा था, ये रहा, और ये जो कॉस है इसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, और ये 2 कहाँ चला गया, ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन चुका है। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan के, बिल्कुल। तो ये tan थीटा आ गया हमारे पास, और हमें एंगल फाइंड आउट करना था। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो था ये tan थीटा के बराबर होता है। जब भी हमने इस पूरी चीज़ की जगह tan थीटा लिख दिया, एंगल निकालना है तो tan को वहाँ भेज दें, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू tan, वहाँ जाके tan इन्वर्स हो जाएगा, और ये 4 लिखा हुआ है तो ये 4 आ गया। एंड देन हमने इसको पलट के लिख दिया। तो जब हम ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 75.96, जिसको हम 76 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 76 डिग्री ले रहा हूँ, हम लोग 76 या फिर 75.96, ये हमारे पास आंसर है, जिसके ऊपर रेंज और हाइट एक दूसरे के इक्वल होंगे प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और इसका बना लेते हैं डाटा। डाटा बना लेते हैं, इसमें हमें बोल रहे हैं एन अल्फ़ा पार्टिकल हैज़ अ मास ऑफ, गिवन है मास, अल्फ़ा पार्टिकल है उसका मास गिवन है 6.64 एक्सपोनेंशियल -27 kg एंड अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और उसका जो चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है, तो चाहें तो हम यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस का 19 कूलम्स होता है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3.2 एक्सपोनेंशियल -19। ई हमें कैलकुलेट करना है, तो कंडीशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी हुई है कि अगर हमें अल्फ़ा पार्टिकल को रोकना है यहाँ पर, तो इसका जो वेट है वो उसको डाउनवर्ड लेकर आएगा। तो अगर हमें किसी पॉइंट पर किसी चीज़ को रोकना है तो लाजमी सी बात है कोई फोर्स होनी चाहिए जो उस चीज़ को वेट के अगेंस्ट फोर्स लगाए, इसको बैलेंस करे, जब ही यहाँ रुकेगा, वरना तो ये नीचे गिर जाएगा। तो लाजमी की बात है वो फोर्स हमें ख़ुद से प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। वही पूछ रहे हैं कि उस फोर्स की जो फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, और उसकी डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं। फील्ड को हम इंटेंसिटी से शो कराते हैं। तो कंडीशन दी हुई है कि वेट बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स के, जब ये बैलेंस हो पाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस चार्ज पे जितनी फोर्स लगेगी वो इसकी इंटेंसिटी होगी फील्ड की। तो अगर हमें एफ पुट करना है तो क्यू को ऊपर ले जाएं, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये ई मल्टीप्लाइड बाय क्यू आ जाएगा, जो कि एफ़ के बराबर होगा। तो एफ़ की जगह हमने पुट कर दिया ई मल्टीप्लाइड बाय क्यू, और डब्ल्यू एम जी के बराबर होता है, तो उसकी जगह हमने एम जी रख दिया। डब्ल्यू बेसिकली वेट है। इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, क्यू को वहाँ भेज दिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड होगा। सारी वैल्यूज हमें पता है, तो एम की जगह उसकी वैल्यू रख दी डाटा में से। जी 9.8 या 10 भी ले सकते हैं आप लोग, और क्यू हमें गिवन था, हमने वो पुट कर दिया। इन सबको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व किया तो हमारे पास इंटेंसिटी का आंसर आ गया 2.03 एक्सपोनेंशियल माइनस का 7 यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट आपको याद भी होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर नहीं याद तो फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम। ये मैग्नीट्यूड आया। तो आप बताइए फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है। बेसिकली वेट डाउनवर्ड है, तो फील्ड कहाँ पर है, अपवर्ड। डायरेक्शन के लिए हम बस लिख देंगे कि फील्ड कहाँ होनी चाहिए, अपवर्ड। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई। ये हमारा पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डाटा बनाते हैं इसका, और इसमें हमें बोल रहे हैं 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम 10 kg गन विद स्पीड ऑफ इतना, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन। अच्छा, ये मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल है। तो इसके अंदर हम डाटा बस हमें ख्याल से बनाना होता है, बाकी आसान है। तो डाटा गौर से समझिएगा आप लोग। डाटा बन जाए तो फिर तो आसान सही न्यूमेरिकल है। सबसे पहले दो बॉडीज़ की बात हो रही है, एक बुलेट की और एक गन की। तो दो बॉडीज़ को अलग अलग रिप्रेजेंट कराना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बुलेट की बात करते हैं। तो मास ऑफ बुलेट
हमें गिवन है, इसको हम M1 बोल रहे हैं, ठीक है। 100 ग्राम्स दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। तो हम इसको 1000 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 kg, ठीक है। मास ऑफ बुलेट आ गया। एंड देन हम इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी, पहले बुलेट की सारी चीज़ें कर लेते हैं कंप्लीट, एंड देन गन के ऊपर आ जाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। लाजमी सी बात है, बुलेट जब गन के अंदर रखी हुई है तो रेस्ट में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लेंगे u, और क्योंकि बॉडी 1 की बुलेट की बात हो रही है तो उसको हमने 1 बोला हुआ है तो उसको भी 1 बोलेंगे, u1, जो कि कितनी होगी 0, क्योंकि वो गन के अंदर अभी रखी हुई है और वो रेस्ट में। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट मतलब है जिससे वो फायर करा है और वो अब निकली है तो वो जा रही है जिस वेलोसिटी से, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। फाइनल वेलोसिटी को हम v से शो कराते हैं और बॉडी 1 क्योंकि बुलेट को लिया है हमने तो उसको 1 ही रखेंगे। और ये इन्होंने हमें दिया हुआ है 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी 1 जिसको हमने बुलेट को बॉडी 1 माना हुआ था ये कंप्लीट हो गया। बॉडी 2 यानी कि गन की बात हो रही है, तो मास ऑफ गन उसको हम 2 से शो कराएंगे यानी कि M2, और ये हमें गिवन है 10 kg। एंड देन सारी सेम चीज़ें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन जिसको हम u से शो कराते हैं, इनिशियल को आपको अभी बताया है, और क्योंकि बॉडी 2 की बात हो रही है तो 2 लिखेंगे, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है तो जब बुलेट रेस्ट में अभी फायर नहीं करा तो ये भी रेस्ट में होगा तो ये भी 0 आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी मतलब जब हम फायर करेंगे तो बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी और जो हमारी गन होती है उसमें रिकॉयल आता है वो पीछे की तरफ मूव करती है, तो वो रिकॉयल है। तो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी बोलें या रिकॉयल बोलें एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे रिकॉयल बोल देता हूँ, रिकॉयल ऑफ गन जो कि फाइनल वेलोसिटी है बेसिकली। इसको हम v से शो करा रहे हैं और क्योंकि फाइनल है और बॉडी 2 की बात हो रही है 2 और ये पूछा हुआ है हमसे, ठीक है। तो 2 बॉडीज़ हैं, एक बुलेट और एक गन। बॉडी 1 मतलब पहली जो है उसको हमने 1 बोला हुआ है, सारी चीज़ें उसकी 1 है, और जो बॉडी 2 जो कि गन है उसको सब चीज़ों को 2 से रिप्रेजेंट कराया है। इनिशियल कंडीशन को हम u लिखते हैं तो u1 और u2, और फाइनल को हम v से शो कराते हैं तो v1 और v2 आ गया। तो ये डाटा था। आगे बहुत आसान न्यूमेरिकल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्या होता है लॉ, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। m1 हमारे पास 0.1 है, u1 0 है, प्लस m2 10 है और u2 अगेन 0 है, तो ये पूरी साइड 0 हो जाएगी, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। m1 यहाँ से पुट कर लेते हैं, अगेन 0.1 है और v1 1000 है, प्लस m2 10 और v2 नहीं पता तो उसकी जगह v2 ही लिख दिया। ये पूरी चीज़ 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी 0 से, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। इनको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 100 प्लस 10 v2, ठीक है। v2 फाइंड आउट करना है तो इस चीज़ को पहले वहाँ पे ले जाते हैं, तो ये -100 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10 v2 हो जाएगा, और इसको फिर डिवाइड में ले जाते हैं तो v2 इज इक्वल्स टू -100 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कटा तो हमारे पास आएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। ये v2 आ गया -10 मीटर पर सेकंड। ये रिकॉयल ऑफ द गन की वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब ये नेगेटिव साइन आ रही है यहाँ पे, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रही है रिकॉयल को कि अपोजिट डायरेक्शन, बुलेट आगे की तरफ मूव करी है अगर तो गन पीछे आ रही है। सिर्फ नेगेटिव जो साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करा रही है कि ये अपोजिट डायरेक्शन यानी कि रिकॉयल है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रिकॉयल लिख रहे हैं, रिकॉयल की वेलोसिटी, तो रिकॉयल के लिए अब हमने जब बोल दिया रिकॉयल तो उसका मतलब यही है कि वो पीछे आ रहा है, तो हमें साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 10 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने रिकॉयल मेंशन कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिकॉयल ऑफ द गन, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और इसका डेटा बनाते हैं। और इसमें हमें बोला हुआ है स्प्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, लेंथ आ गई स्प्रिंग की 2 मीटर लॉन्ग एक स्प्रिंग है हमारे पास, इज हेल्ड एट फिक्स एट बोथ एंड्स, मतलब कि ऐसे 2 एंड्स हैं और ऐसे करके उसको दोनों साइड से फिक्स करा हुआ है। एंड देन हमने तो सेंटर से जो है वो ब्लो करवाया
बिल्कुल सेंटर से। तो एक हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, जब उसको ब्लो करवाएंगे तो यहाँ पे लूप बनेगा और वो लूप ट्रैवल करेगा, एंड तक जाएगा एंड देन वापस आएगा। तो हमने टाइम दिया हुआ है इसका कि वो गया वापस आया, इस लेंथ तक पूरा जाके वापस आया। उसका टाइम गिवन है 0.05 सेकंड्स लगे उसको जाने आने में, मतलब यहाँ सेंटर से मूव करके आया यहाँ पे, ठीक है। 0.05 सेकंड्स टाइम लगा उसको उस पल्स को ट्रैवल करने में और वापस आया। व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। ये हमारे पास ऑसिलेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है, हम उसमें लूप के केसेस करते थे स्ट्रिंग के लिए, उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला होता था F इज़ इक्वल्स टू V/2L। अब यहाँ पे L तो हमें पता है 2 मीटर है, बट द प्रॉब्लम इज़ V नहीं पता। तो V निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए हम बेसिक वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस का, S इज़ इक्वल्स टू VT, तो इससे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है कितना ट्रैवल हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है ये भी हमें पता है। तो S/T इज़ इक्वल्स टू V। तो यहाँ से हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास F आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है 2 और टाइम कितना है 0.05, तो इससे हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है जब उसको सॉल्व करेंगे तो 40 मीटर पर सेकंड, और उसको हम यहाँ पे ओरिजिनल जो हम करना चाह रहे थे काम वो रख लेते हैं यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 2, और लेंथ हमें 2 दी हुई है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इससे आंसर आएगा 10, और फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूले का यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़। तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, आसान सा न्यूमेरिकल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं, डेटा बना लेते हैं इसका। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ इतना, अब एक लाइट है उसकी वेव लेंथ दी हुई है तो 6900 डिग्री एंगस्ट्रॉम्स इज़ यूज टू इल्यूमिनेट 2 पैरेलल स्लिट्स। 2 पैरेलल स्लिट्स मतलब ये हमें इससे पता चल जाना चाहिए, यंग डबल स्लिट का न्यूमेरिकल है ये। और वेव लेंथ दी हुई है जो लाइट यूज़ हो रही है उसकी इतनी है, और डिग्री एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल -10 मीटर, चाहे तो कन्वर्ट कर लें यहीं पे 6900, और डिग्री एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल -10 मीटर, तो इसकी जगह ये आ जाएगा। ऑन स्क्रीन दैट इज़ 3.3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, तो जो स्लिट्स हैं उनसे जो स्क्रीन है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 3.3 मीटर, जिसको हम एल से शो कराते हैं। फ्रॉम द स्लिट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड, और इंटरफेरेंस हो रही है जिससे द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इन द सेंटर ऑफ द पैटर्न इज़ 1.8 सेंटीमीटर। अब 2 ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है जिसको हम डेल्टा x या डेल्टा y से भी शो कराते हैं, और वो हमें दिया हुआ 1.80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 10 से 100 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से डिवाइड करा सकते हैं, सेंटी हटा के आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेंटी का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल -2 मीटर, तो सेंटी हटाएं एक्सपोनेंशियल -2 लगाएं, तो इससे भी सॉल्व हो सकता है। और व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, तो जो 2 स्लिट्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, यानी कि डी। ये मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। यंग डबल स्लिट में ये होता था कि हमारे पास इस तरीके से स्लिट्स होती थी और ये स्क्रीन होती थी। अब एक लाइट आती थी जिसको हम यहाँ से स्लिट से तोड़ते थे, तो इस तरीके से लाइट जाके इंटरफेरेंस होती थी, और यहाँ पे स्क्रीन पे हमें फ्रिंजेस मिलती थी। तो ये जो स्लिट्स हैं इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता था उसको हम डी से शो कराते थे, जो कि हमसे पूछा हुआ है। स्क्रीन से लेकर स्लिट्स तक का जो डिस्टेंस होता था उसको हम एल से शो कराते थे, जो कि 3.3 दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस के पैटर्न बनते थे, तो लेट से यहाँ पे एक ब्राइट पैटर्न बन रहा है और एक ब्राइट पैटर्न यहाँ बन रहा है, तो इन 2 ब्राइट के दरमियान जो डिस्टेंस है कंटिन्यूसली जो ब्राइट है फ्रिंजेस उनके दरमियान का डिस्टेंस डेल्टा एक्स से शो कराते थे, और वो भी हमें दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, जिसको हम डेल्टा एक्स से शो कराते हैं। सही है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फ्रिंज स्पेसिंग का। फ्रिंज स्पेसिंग क्योंकि दी हुई है ना हमें, तो हम उसी का फार्मूला लगाएंगे, सारी चीज़ें उसी हिसाब से पता है। फ्रिंज स्पेसिंग का हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एल ओवर डी। ये यंग डबल स्लिट के लिए हमने डेरिवेशन भी करी थी, उससे बनाया था ये फार्मूला। तो हमें यहाँ से डी निकालना है, डी को ऊपर ले जाते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा लैम्डा एल ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि ये डिवाइड में तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उसकी जगह पे आ जाएगा। लैम्डा हमें गिवन था 6900 एक्सपोनेंशियल -10, और एल भी हमें गिवन था 3.3 डिवाइडेड बाय
डेल्टा एक्स गिवन था 1.8 एक्सपोनेंशियल -2 और इन सबको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.265 एक्सपोनेंशियल -4 और क्योंकि डिस्टेंस निकाला है तो मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 के पहले में तो डेरिवेशन है एंड देन दूसरा जो उसके आगे दिया हुआ है उन्होंने इसका डेटा बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हमसे बोला हुआ है अ मोटर पंप वाटर एट अ रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। तो ये रेट दिया हुआ है, एक वाटर पंप है जो कि 500 ग्राम पर मिनट, 1 मिनट में 500 ग्राम जो वाटर है उसको हाइट दी हुई है 120 मीटर, इस हाइट पे लेकर जा रहा है। तो ये रेट है, किस रेट से वो मूव करा रहा है उस वाटर को, यानी कि मास अपॉन टाइम, ये चीज़ दी हुई है हमें इन्होंने, m/t दी हुई है। और ये इन्होंने कितना दिया हुआ है 500 ग्राम पर मिनट, यानी कि 500 ग्राम पर मिनट 1 मिनट के अंदर। अगर हम उसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ग्राम से हमें केजी में जाना होता है और मिनट से हमें सेकंड में जाना होता है, तो ग्राम से केजी में जाने के लिए डिवाइड करते हैं 1000 से और मिनट से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं 60 से, क्योंकि ये अपॉन में है तो इसलिए अपॉन में ही 60 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, अगर हम 0 से 0 काट दें और इस वाले 0 से ये वाला 0 काट दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 8.33 एक्सपोनेंशियल -3 केजी पर सेकंड्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई है हमारे पास। आगे उन्होंने हाइट दी हुई थी कि इतनी हाइट पे हम लेकर जा रहे हैं, ये मोटर पंप इतनी हाइट पे लेकर जा सकता है, कितनी 120 मीटर्स की हाइट पर। इफ़ द मोटर इज़ 50% एफिशिएंट, तो ये एफिशिएंसी दी हुई है हमें मोटर की 50%। अच्छा, एफिशिएंसी को ईटा से भी शो कराते हैं और एफिशिएंसी भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, और आप इसको ईटा से भी शो करा सकते हैं जो कि 50% है। और बोला हुआ है हाउ मच इनपुट पावर इज़ नीडेड, तो इनपुट पावर पूछी हुई है, इनपुट पावर या पावर इनपुट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एफिशिएंसी दी हुई है तो एफिशिएंसी का फार्मूला लगाना होगा और एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास होता है ईटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि पावर की बात हो रही है तो आउटपुट अपॉन इनपुट, और ये दोनों किसके होंगे, पावर के, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। पावर इनपुट हमसे पूछी हुई है लेकिन पावर आउटपुट हमें नहीं पता, तो पहले वो पता करनी होगी, जब भी हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंसी हमें गिवन है तो हम इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 बोल देते हैं और पहले पावर आउटपुट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पावर आउटपुट के लिए हम पावर का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी ये वर्क अपॉन टाइम। रेट का मतलब होता है वर्क का रेट निकालना है तो वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क का फार्मूला होता है mgh, क्योंकि W इज इक्वल्स टू F इंटू डी, F mg और H D के लिए आ रहा है और T आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो W की जगह mg है तो टाइम वैसे ही आ गया, m अपॉन T। ये पूरी चीज़ हमने डेटा में निकाली हुई थी क्योंकि ये हमें दिया हुआ था m अपॉन T, तो इस पूरी चीज़ की जगह हम ये रख सकते हैं 8.33 एक्सपोनेंशियल -3। तो इस पूरी चीज़ की जगह हम रख देंगे 8.33 एक्सपोनेंशियल -3। आगे ग्रेविटी हमें गिवन नहीं है, पता है 9.8 या 10 ले सकते हैं, तो हम 9.8 ले लेते हैं। और हाइट हमें गिवन है 120 मीटर्स, तो ये हम रख देते हैं 120। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास यहाँ से ये पावर आउटपुट आ रही है असल में, कि इतना चीज़ को ऊपर लेकर जा रहा था इतनी हाइट के लिए, तो 9.796 ये हमारे पास पावर आउटपुट आ गई, वॉट यूनिट होता है इसका। तो अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास पावर इनपुट आ जाएगी। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ईटा इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमें पता है 50% गिवन थी, पावर आउटपुट हमने निकाल लिया है, मल्टीप्लाइड बाय 100 वैसे ही आ जाएगा, और पावर इनपुट हमसे पूछी हुई है। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पावर इनपुट इक्वल्स टू 9.796 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.592, और क्योंकि पावर है तो अगेन यूनिट क्या होगा, वॉट। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल
सॉल्व हो गया ये वाला भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और इसका डाटा बना लेते हैं। बोला हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1.3। तो कैपेसिटेंस दी हुई है एयर फील्ड कैपेसिटर की 1.3 पिको फैरेड। द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल्ड एंड द वैक्स इज इंसर्टेड बिटवीन देम। अब ये बोल रहे हैं कि हमने उस कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट्स के का डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया। तो जो नया डिस्टेंस है उसको डी डैश बोल देते हैं और वो ओरिजिनल का डबल कर दिया। ओरिजिनल लेट से डी था, तो अब जो नया डिस्टेंस है वो डबल कर दिया, तो ओरिजिनल का डबल 2D कर दिया और उसमें वैक्स भी फिट कर दिया है बीच में, क्योंकि पहले एयर फील्ड था तो वैक्स डाल दिया। तो वैक्स के फिल करने की वजह से उसकी जो परमिटिविटी है वो भी चेंज हो जाएगी और कैपेसिटेंस भी ऑब्वियसली चेंज होगी क्योंकि डिस्टेंस भी चेंज करें। तो जो नई कैपेसिटेंस अब आ रही है वो दी हुई है 2.6 पिको फैरेड, बढ़ गई। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो वैक्स भरा है बीच में उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि एप्सिलॉन आर। मतलब कि अगर हम डायग्राम बना के देखें तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसके अंदर पहले एयर थी एंड देन हमने ये करा कि इसका जो प्लेट का डिस्टेंस लेट से पहले डी था तो उसको डबल कर दिया, तो ये भी बढ़ा दिया और बीच में हमने अब ना डाइलेक्ट्रिक भी कर दिया। तो उसका जो नया रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल के। तो हम इसमें दोनों कंडीशन यूज़ करेंगे। पहले इनिशियल कंडीशन ये थी कि सी जब एयर थी तो फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। ये इनिशियल कंडीशन के लिए था और जब हमने एयर फिल कर दी तो ये चेंज हो गया, इसको डैश बोल देते हैं। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्योंकि वैक्स आ गया और ए में कोई चेंज नहीं आया था, अलबत्ता डी चेंज हो गया था तो डी को हमने डी डैश बोल दिया। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। एप्सिलॉन आर पहले लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/D डैश की जगह हम 2D रख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास C डैश आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर कि ये पूरी चीज़ हमारे पास C के बराबर है, तो हम इस पूरी चीज़ की जगह C रख सकते हैं। तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और यहाँ पर C आ गया ओवर 2। यही चीज़ हमसे पूछी हुई थी, इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको अपॉन में, तो एप्सिलॉन आर का फार्मूला बनेगा 2C डैश ओवर C। ये ऊपर गया मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में आ गया। तो 2C डैश 2.6 डिवाइडेड बाय C हमारे पास है 1.3। अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे पी को कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों पीको में है तो कोई मसले की बात नहीं है, कर सकते हैं सॉल्व। तो इससे हमारे पास एप्सिलॉन आर यानी कि जो वैक्स फिट किया है उसकी परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी जो कि 4 आ रही है। ठीक है, तो ये आंसर है। आगे चलते हैं, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 12 से डाटा बनाते हैं और इसके अंदर हमें बोला हुआ 3 रजिस्टर्स 1, 2 एंड 3 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, 1, 2, 3 ओम्स और ये तीनों कनेक्ट हैं सीरीज़ के अंदर। ठीक है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बोल रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 24 वोल्ट, और बोल रहे हैं अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करें और जिसका EMF है 24 वोल्ट, EMF पता है वोल्टेज को बोलते हैं, 24 वोल्ट बैटरी का, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो हर किसी के ऊपर कितना वोल्टेज आएगा इनमें, V1, V2, V3, ये पूछ रहे हैं। क्या मतलब, ये 3 रजिस्टर को हम जो है वो इस सिंबल से शो करते हैं। 3 रजिस्टर हमारे पास हैं, सीरीज़ में लगे हुए। सीरीज़ का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन और ये एक बैटरी है, इससे कनेक्ट है। पहले को हमने R1 बोला हुआ, दूसरे को R2, तीसरे को R3 और बैटरी के वोल्टेज को हमने V से शो कराया हुआ है। हमें पता है रजिस्टर कॉम्बिनेशन के अंदर क्योंकि एक ही पाथ होता है तो करंट सबके ऊपर सेम आता है, लेकिन वोल्टेज सब पे चेंज होता है क्योंकि सबके पॉइंट अलग अलग हैं। तो वोल्टेज इसके ऊपर V1 आएगा, इस पर V2 आएगा, इस पर V3 आएगा। ये हमसे पूछा हुआ है कितना होगा और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, ये हमसे पूछी हुई है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले निकाल लेते हैं। रेजिस्टर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सबको जो कॉम्बिनेशन है प्लस कर दीजिए इंडिविजुअल को, R1, R2, R3 को प्लस कर दीजिए, 1 + 2 + 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 ओम्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई टोटल की। अब हमें इंडिविजुअल वोल्टेज निकालना है। हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला होता है V = IR, ओम्स लॉ। तो हमें पहले हम ये करते हैं, इक्विवेलेंट हमें रेजिस्टेंस पता चल गई तो टोटल पे कितना वोल्टेज आएगा पहले ये निकाल लेते हैं।
सॉरी इससे हम करंट निकाल, टोटल वोल्टेज तो हमें पता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई, मतलब करंट कितना ट्रैवल करेगा, टोटल वोल्टेज हमें पता है और टोटल रेजिस्टेंस मतलब इनके कॉम्बिनेशन से जो टोटल आएगा वो ये है, ये हमें पता है। तो इससे करंट आ जाएगा यहाँ से, जब करंट आ जाएगा तो हम उसको यूज़ करते हुए वोल्टेज निकाल लेंगे। तो आई इज इक्वल्स टू वी कितना है हमारे पास 24 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट जो कि हमारे पास है 6, 6 1 6, 6 4 24। तो आई आ गया हमारे पास 4 एम्स। एंड देन यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं सब पे वोल्टेज निकालने के लिए अगेन ओम्स लॉ ही है हमारे पास, V इज इक्वल्स टू आई है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था करंट सब पे सेम रहता है, करंट 4 एम्पियर सब पे सेम रहेगा जो यहाँ से निकाला है, रेजिस्टेंस सब पे चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से सबका वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो V1 निकाल लें तो R1, V2 निकालेंगे तो R2, V3 निकालेंगे तो R3। तो V1 इज इक्वल्स टू आई 4 है हमारे पास और R1 हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट सॉरी, V1 है तो वोल्ट होता है यूनिट, और V2 अगेन आई 4 है और R2 हमारे पास इस बारी में 2 है तो ये 8 आ जाएगा वोल्ट्स। और V3 में हमारे पास अगेन करंट 4 है लेकिन R हमारे पास 3 है, 4 3 12, तो ये 12 वोल्ट आ गया V3। अच्छा आप यहाँ से ना कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपने जो वोल्टेजेस निकाले हैं वो ठीक निकाले हैं या नहीं निकाले, कि जो तीनों वोल्टेजेस तीनों पे डिवाइड हो रहे हैं, बेसिकली वो बैटरी के वोल्टेज तो डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर इन तीनों का सम टोटल के बराबर आ रहा है तो ठीक है, वरना गलत किया है। 12 + 8 + 4 तो हमारे पास आ जाएगा 24 और वोल्टेज जो टोटल है वो भी 24 ही है, तो मतलब सही करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास और इसका हम डेटा बना लेते हैं। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि एक स्विंग मशीन की निडल है और वो मूव कर रही है वाइब्रेटरी मोशन की तरह, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। और सपोज़ ये कर लीजिए द निडल मूव्स 8.4 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स हाईएस्ट टू लोवेस्ट पॉइंट, कि जो निडल है वो अपने हाईएस्ट से लोवेस्ट पॉइंट तक, लेट्स से ये हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से ये नीचे यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक हाईएस्ट टू लोवेस्ट पॉइंट तक वो मूव कर रही है और वो डिस्टेंस है कितना 8.4 मीटर। हम इस डिस्टेंस को 2x बोल देते हैं और ये हमें दिया हुआ है इन्होंने 8.4 mm। 2x क्यों बोला है, क्योंकि मीन सेंटर में होता है और ये उन्हें डबल दिया हुआ है, तो अगर x निकालना है हमें x तो 8.4 डिवाइडेड बाय 2 mm यानी कि 4.2 mm का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल -3, मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल -3 मीटर। और ये हमारे पास इससे आ गया इसका मीन से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं और x0 से शो कराते हैं, ठीक है। जो निडल है वो 24 स्टिचेस लगा रही है 9 सेकंड में, तो नंबर ऑफ स्टिचेस मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, क्योंकि जितनी बार वो नीचे आएगी वो एक स्टिच लगाएगी अंदर ऊपर जाएगी ना, तो नंबर ऑफ स्टिचेस को हम वाइब्रेशंस भी मान सकते हैं और वो है 24, और इसमें टाइम लग रहा है इन वाइब्रेशंस में 9 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द निडल, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी निडल की वेलोसिटी, यानी कि ये हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और v वेलोसिटी मैक्सिमम पूछी हुई, तो यहाँ पे v मैक्स का हमारे पास फार्मूला होता है ओमेगा x0, ठीक है। ये डेरिवेशन में हमने करा था तो उससे आया भाई वेलोसिटी का फार्मूला मैक्सिमम, यह याद होना चाहिए। और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए अच्छा यहाँ पे देखें ओमेगा और x0 तो हमें पता है लेकिन ओमेगा नहीं पता, तो पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और ओमेगा हमारे पास बराबर होता है 2 पाई/t के। टी क्या चीज़ है हमारे पास, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा पहले, तो हम पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, यहीं पे साइड पे निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला होता है जो टाइम दिया हुआ है डिवाइड बाय वाइब्रेशन, टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। टाइम कितना है 9 और नंबर ऑफ वाइब्रेशन यानी कि स्टेजेस कितने 24। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इससे टाइम आ जाएगा 0.375 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड है यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। 2 पाई/t हमारे पास है 0.375, और जब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड सॉल्व करेंगे हम सब तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 16.755। एंड देन इसको ऊपर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में जो कि वी मैक्स की थी, तो ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू 16.755 मल्टीप्लाइड बाय x0 की जगह 4.2 एक्सपोनेंशियल -3, तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है 0.0703 मीटर पर सेकेंड।
ये मैक्सिमम वेलोसिटी है।